हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज मैं आपके लिए एक हिंदी का टॉपिक और जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पत्र लेखन का, तो ये मैं आपको करवाऊंगी। इससे पहले जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर हिंदी की बुक में नहीं मिल पाते, जैसे कि जनसंचार और कवि परिचय, ये दो टॉपिक भी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जा कर के इन टॉपिक को देख सकते हैं। इनके एमसीक्यू भी मैंने करवाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, पत्र लेखन। तो देखिए, पत्र सिंपल सी बात है, पत्र या लेटर क्या होता है। पत्र यानी कि एक ऐसा कागज जिस पर कोई चीज़ लिखी या छपी हो, उसको पत्र कहते हैं। और हम किसी को भेजते हैं तो उसको पत्र कहा जाता है। अब पत्र जो है दो तरीके से होते हैं। एक होता है औपचारिक लेटर यानी कि औपचारिक पत्र, और अनौपचारिक पत्र यानी कि इंग्लिश में बात करें तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर इनको कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो देखिए, औपचारिक पत्र ही आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आप सबसे पहले आप UKSSS के जनरल सिलेबस में देखिए कि उसमें आपको जो पत्र लेखन का सिलेबस है उसमें आपको दिया क्या क्या है, आपको तैयार क्या क्या करना है। जैसे उसमें लिखा है प्रारूपण, टिप्पणी, विज्ञप्ति, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत भी बहुत कुछ आता है जो कि आपको तैयार करना है। ठीक है, तो औपचारिक पत्र समझिए। औपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई भी निजी या पारिवारिक संबंध ना हो। ठीक है, अब देखिए, औपचारिक पत्र तो क्या हो गए, जिससे हमारा कोई भी रिलेशन ना हो उसको हम ये पत्र लिखते हैं। और अनौपचारिक की बात की जाए या इनफॉर्मल लेटर्स की बात की जाए तो अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, जो हमारे सखी संबंधी हो, मित्र हो, या हमको अगर किसी को इनविटेशन कार्ड देना है, निमंत्रण पत्र देना है, शोक संबंधी समाचार देना है, या किसी को बधाई पत्र देना है, तो वो सारे पत्र जो हैं वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि सभी को ही पता है कि किस तरह से उनका प्रारूप होता है, किस तरह से वो लिखे जाते हैं। क्या जो भी अभिवादन है आप उसमें क्या लिखेंगे, सेवा में क्या लिखेंगे, प्रिया वगैरह करके आप इसमें संबोधन कर सकते हैं। तो ये जो लेटर है, इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र, जिसको पर्सनल लेटर भी कहते हैं, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो जो व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं यानी कि पर्सनल लेटर, अनौपचारिक पत्र, ये सभी को ही पता है। तो आपको डिटेल में क्या पढ़ना है, आपको डिटेल में पढ़ना है औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, तो औपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया, जिनसे आपका कोई भी निजी या पारिवारिक संबंध ना हो, यानी कि आपके कोई भी रिलेशन में नहीं होना चाहिए, आपके रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए, आपके कोई भी सगे संबंधी नहीं होने चाहिए, उनको ये पत्र लिखे जाते हैं। जैसे आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रशासनिक पदाधिकारियों, व्यापारियों, संपादकों, समाचार पत्र के संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे गए पत्र किसकी श्रेणी में आते हैं, औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, ये भी चार तरह से होते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र भी चार तरह से होते हैं। एक होते हैं कार्यालय पत्र, तो आपको डिटेल में जो है कार्यालय पत्र ही पढ़ना है यानी कि ऑफिशियल लेटर्स। ठीक है, एक होते हैं एडिटोरियल लेटर यानी कि संपादकीय पत्र, एक होते हैं व्यावसायिक पत्र यानी कि बिजनेस लेटर, और एक होते हैं प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, जो कि आप अपने स्कूल में जैसे प्रार्थना पत्र लिखते थे या आवेदन आपको करना है उसके लिए पत्र लिखे जाते हैं, तो उनको कहते हैं एप्लीकेशन लेटर। तो आपको इसमें डिटेल में क्या पढ़ना है, कार्यालय पत्र। ठीक है, जो कि किसके अंदर आएगा, औपचारिक पत्र के अंतर्गत कार्यालय पत्र आएगा। और फिर आप देखना कार्यालय पत्र या सरकारी पत्र के अंदर कितने पत्र आते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको समझिए, सरकारी या कार्यालय पत्र क्या होता है। यानी कि इंग्लिश में बात करें तो ऑफिशियल लेटर, यानी कि ऑफिस से, कार्यालय से संबंधित ये पत्र होंगे। ठीक है, और मैं इसमें आपको इसका पूरा प्रारूप बताऊंगी, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में ना छूटे। जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए, आपको समझना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका प्रारूप आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो भी चीज़ लिखी जाती है पहले वो किस तरफ लिखी होनी चाहिए। जैसे पत्र संख्या हो गया, विभाग का नाम हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें समझाऊंगी। ठीक है, अब देखिए, सरकारी और कार्यालय पत्र क्या होते हैं। ऐसे पत्र जो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य,
सरकार और दूतावासों के मध्य, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के मध्य, एक शासकीय कर्मचारी से दूसरे शासकीय कर्मचारी के मध्य एवं सरकार और आम आदमी के मध्य शासकीय कार्यों के संपादन हेतु लिखे जाते हैं। तो इन्हें ही क्या कहते हैं? सरकारी या कार्यालय पत्र। यानी कि जो भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में लिखे जाएंगे, सरकार और दूतावास के बीच में लिखे जाएंगे, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, यानी कि पूरा जो पत्र है वो कार्यालय से संबंधित होना चाहिए। तो उन पत्र को क्या कहते हैं हम? सरकारी या कार्यालय पत्र। ठीक है। अब ये पत्र जो है सदैव किसमें होंगे? औपचारिक शैली में लिखे होते हैं। ठीक है, तो आपको इनकी शैली जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, सरकारी या शासकीय पत्र के संदर्भ में आपको क्या ध्यान देना है, इसकी रूपरेखा क्या होती है, इसका प्रारूप क्या होता है। तो ये चीज़ें जो हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, एक एक पॉइंट जो है आपको ध्यान देना है। अब देखिए, इसका प्रारूप कैसे तैयार होगा, सरकारी पत्र को लिखना कैसे होता है, कैसे इसको लिखा जाता है। तो पत्र के सबसे ऊपर बाईं तरफ जो है पत्र संख्या लिखी होती है। यानी कि बाईं तरफ आपका ये हो गया। पहले तो सबसे पहले आपको बाएं और दाएं ये चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप एक लेटर लिख रहे हैं तो आपको अपना जो पत्र का बाएं तरफ है वो ना पता हो या दाएं तरफ है वो ना पता हो। तो सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कीजिए कि कागज में बाएं तरफ क्या होता है और दाएं तरफ क्या होता है। तो बाएं जो है ये इस तरफ को हम कहेंगे बाएं तरफ। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या है, पत्र संख्या लिखी होनी चाहिए। तत्पश्चात पत्र प्रेषक या कार्यालय का नाम दाएं और लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरफ जो है यानी कि दाएं तरफ आप क्या लिखेंगे, कार्यालय का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद पत्र संख्या के नीचे बाएं और प्रेषक पदाधिकारी का नाम, पदनाम लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखी पत्र संख्या, उसके दाएं तरफ आपने कार्यालय का नाम लिखा। फिर आप पत्र संख्या के ठीक नीचे जो है आप क्या लिखेंगे, बाएं तरफ प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम लिखा जाना चाहिए। ठीक है, इतने 3 बातें समझ में आ गई। तो अगर पूछा जाए कि सरकारी पत्र में सबसे पहले सबसे ऊपर क्या आता है बाईं तरफ, तो उसका आंसर होगा पत्र संख्या। और सबसे ऊपर दाएं तरफ क्या आता है, तो कार्यालय का नाम। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक, उसके बाद जो है पत्र में बाईं और आप सेवा में लिखा जाना चाहिए, आप लिखेंगे सेवा में। ठीक है, उसके बाद प्रेषित पत्र प्राप्त करने वाले का पता, यानी कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रेषित किसे कहते हैं। तो प्रेषित किसे कहते हैं, जो पत्र प्राप्त करता है। ठीक है, तो उसका पद और पता लिखा जाना चाहिए। तो सेवा में जैसे भी आप लिखेंगे, कार्यालय में जैसे लिखा होता है मुख्य सचिव, उसके बाद उसका पता और जो भी आपको लिखना है वो लिखेंगे, पद नाम वगैरह। ठीक है, तो 5 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, उसके बाद दाएं और प्रेषक का स्थान और दिनांक लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अब आपने जब सेवा में पद नाम और पद लिख दिया, उसके दाएं में, ठीक दाएं में क्या लिखेंगे आप, दिनांक लिखेंगे। ठीक है, और प्रेषक का स्थान लिखेंगे जहां से आप जो है लिख रहे हैं। ठीक, उसके बाद कागज के मध्य में मूल विषय को, जिस विषय को लेकर पत्र लिखा जा रहा है उसको संक्षिप्त रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो सेवा में फिर उसके बाद बाएं तरफ जो है आपका विषय आना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, आप सरकारी पत्र लिख रहे हैं, कार्यालय पत्र लिख रहे हैं, तो आप संबोधन में प्रिय वगैरह नहीं लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे संबोधन के रूप में, महोदय या महोदया। ठीक है, एवं अन्य उचित संबोधन लिखा जाना चाहिए। ठीक है, संबोधन के बाद मूल पत्र लिखा जाना चाहिए, जो भी आप पत्र लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दाएं और नीचे स्वनिर्देश, जैसे आपका विश्वसी, बहुधेय आदि, तथा उसके नीचे हस्ताक्षर होने चाहिए। और एक बात और नोट कर लीजिए कि औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्दों का प्रयोग जो है वैसे नहीं होता है। ठीक है, तो जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं जो कि थोड़ा सा व्यक्तिगत तरीके से लिखे जाते हैं, उसमें अभिवादन आप लिख सकते हैं। बाकी जितने भी सरकारी औपचारिक पत्र होते हैं उसमें अभिवादन नहीं प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद आवश्यक संलग्नों की संख्या जो है बाएं तरफ लिखेंगे आप। ठीक है, बाएं तरफ जो है जो भी आपने संलग्न की, जो भी आपने अपना डिटेल वगैरह जो भी आप लगा रहे हैं उसको लिखेंगे। अनंतः पृष्ठांकन प्रतिलिपि, जहाँ जहाँ प्रेषित किया जाना हो उसको लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इतने पॉइंट जो हैं आप
इनको पहले नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद शॉर्ट में मैं आपको इसका प्रारूप दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए बाएं तरफ सबसे पहले आपको लिखना है पत्र संख्या। ठीक है, उसके बाद आप दाएं तरफ क्या लिख रहे हैं, कार्यालय का नाम। ठीक है, उसके बाद आप लिख रहे हैं प्रेषक, जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर XYZ IAS सचिव गृह मंत्रालय वगैरह, जो भी मैंने आपको कहा कि प्रेषक का जो नाम और पद नाम कहाँ पर आना चाहिए, बाईं तरफ पत्र संख्या के नीचे। उसके बाद आपने लिखा सेवा में। ठीक है, महोदय वगैरह आप करके लिखेंगे, सेवा में जो भी है जिसको आप भेज रहे हैं उसका पद और क्या आएगा, कार्यालय का नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये डेट यहीं चाहिए। ठीक है, 2021। आप इसके राइट में क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। फिर आप विषय शुरू करेंगे, विषय जो भी लिखना होगा विषय लिखेंगे, फिर महोदय करके पूरा आप यहाँ पर पत्र लिख देंगे, ये पूरे पत्र की जगह होगी। उसके बाद संलग्न पत्र सूची जो भी आप इसमें संलग्न कर रहे हैं, ठीक है, वो आएगा बाईं तरफ नीचे और हस्ताक्षर होंगे दाईं तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं पूरे इसका जो है सरकारी पत्र का प्रारूप है। ठीक है, तो सरकारी पत्र किस तरह से लिखा जाता है, आप इसको शॉर्ट में इस तरह से प्रारूप बना लीजिए, तो आपको पॉइंट भी जो है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस प्रारूप को अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पत्र संख्या किधर लिखनी है, उसके बाद विभाग का नाम किधर लिखना है, फिर प्रेषक और उसके पद और कार्यालय का नाम किधर लिखना है, फिर सेवा में महोदय करके, फिर विषय, फिर संलग्न की सूची बाएं तरफ नीचे और हस्ताक्षर दाएं तरफ नीचे। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए सरकारी पत्रों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब सरकारी पत्र में जो आप ये कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ये सरकारी पत्र के ही अंतर्गत आती है। ठीक है, तो कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन इसको आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी देख लीजिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्कुलर जो है उसका हिंदी में रूपांतरण क्या होता है। ठीक है, तो सर्कुलर तो उसका जो हिंदी में मतलब हो जाता है वो क्या हो जाता है, परिपत्र। तो इस तरह से आप इनको इंग्लिश में भी देख लीजिए। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन यानी कि ऑफिशियल मेमोरेंडम, ज्ञापन मेमोरेंडम, अर्ध सरकारी पत्र यानी कि डेमी या सेमी ऑफिशियल लेटर, अधिसूचना नोटिफिकेशन, परिपत्र सर्कुलर, कार्यालय आदेश ऑफिशियल, ऑफिस ऑर्डर, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, अनुस्मारक, रिमाइंडर, तार लेखन, टेलीग्राम राइटिंग और शासनादेश गवर्नमेंट ऑर्डर। तो इस तरह से आपको ये शब्द के अर्थ जो हैं इंग्लिश में भी पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से ही बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब कार्यालय ज्ञापन क्या होता है। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम देखिए, कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि कार्यालय ज्ञापन कहाँ पर यूज होता है, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य। ठीक है, कोई भी सूचना देनी है तो क्या यूज होगा, क्या, कार्यालय ज्ञापन। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन के संबंध में निम्नलिखित बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, ये जो कार्यालय ज्ञापन होगा ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। फिर कार्यालय ज्ञापन में अभिवादन जैसे महोदय, महोदय आदि स्वनिर्देश जैसे आपका, विश्वसीय, भव्योदय आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो सरकारी जो भी औपचारिक लेटर होते हैं उसमें जो है ज़्यादातर अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, निर्देश भी नहीं दिए जाते हैं, जैसे आपका विश्वासी, भवोदय वगैरह ये सब चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं। ठीक है, पत्र को समाप्ति पर उसके दाईं और प्रेषक के हस्ताक्षर और पद का उल्लेख किया जाना चाहिए। जैसे शुरू में मैंने सरकारी पत्र में बताया था कि दाईं तरफ हस्ताक्षर होंगे, तो उसी तरीके से जो है कार्यालय ज्ञापन में भी दाईं तरफ ही हस्ताक्षर होंगे। तो इसलिए आपको सिर्फ अपना जो है एक प्रारूप जो है सरकारी पत्र का ध्यान में रखिए, उसके बाद आपका जो भी जितनी भी चीज़ें हैं आपकी सारी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन प्राप्त करने वाले मंत्रालय का नाम और पता अंत में बाएं और प्रेषक के नीचे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग संलग्न, अटैच और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ नहीं किया जाता है। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि जो कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग है वो संलग्न और सबऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ कार्यालयों के साथ नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ज्ञापन
ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन में थोड़ा सा अंतर होता है, तो वो अंतर आपको समझना है कि क्या अंतर होता है। कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन की रूपरेखा में कोई विशेष अंतर नहीं होता, पर इन दोनों पत्रों के मध्य केवल यह अंतर होता है कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के मध्य किया जाता है, जबकि ज्ञापन किसी एक ही मंत्रालय अथवा विभाग के अंदर किसी सामान्य संदेश या सूचना के लिए समकक्ष अथवा छोटे अधीनस्थ अधिकारियों का या कर्मचारियों को लिखा जाता है। तो क्या अंतर है कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन में? कार्यालय ज्ञापन तो जो हो गया, उसमें क्या होगा कि वो विभिन्न मंत्रालयों के बीच में जो है आप उसको भेजेंगे, और वही ज्ञापन की बात की जाए तो ज्ञापन क्या होता है कि एक ही मंत्रालय में, पर वो उसके अंदर ही अनेक विभाग में उस पत्र को भेजेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बाकी प्रारूप वही जो है आपका मिलेगा। ठीक है, ज्ञापन का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में किया जाता है, जैसे प्रार्थना पत्र, नियुक्ति, आवेदन, याचिकाओं इत्यादि के उत्तर देने के लिए, पत्रों की प्राप्ति एवं उसकी स्वीकृति देने में, अधीनस्थ अधिकारियों को सूचना प्रदान करने के लिए जो कि पूर्ण रूप से शासकीय आदेश नहीं होते, एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराने के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाकी आप इसकी भी शैली देखिए कि ज्ञापन में भी जो है अन्य पुरुष शैली ही यूज होती है, इसी का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें भी संबोधन अथवा स्वनिर्देश के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन में जो भी है अभिवादन और स्वनिर्देश आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जो नई चीज़ें एक होती हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन में इनमें से कौन सा विषय नहीं होगा, तो अभिवादन का विषय जो है उसमें नहीं होता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं खुद से। बाकी जो पत्र लेखन से क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू, वो भी मैं आपको 2-3 दिन में करवा दूंगी। ठीक है, नीचे केवल प्रेषक के हस्ताक्षर एवं उसके पद का उल्लेख रहता है। जो भी मैंने आपको कहा कि दाएं तरफ जो भी हस्ताक्षर होंगे, ज्ञापन पत्र करने वाले यानी कि प्रेषिती का नाम और पद जो है हस्ताक्षर के नीचे पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड। ठीक है, अब देखिए अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र, सेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे जो है अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सरकारी तो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद अर्ध सरकारी और सरकारी अर्ध शासकीय पत्र में क्या होता है कि ये जो पत्र होते हैं इसमें एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को उसके नाम से ही पत्र लिखता है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये पर्सनल लेटर भी इसको आप कह सकते हैं। मतलब पूरे तरह से पर्सनल नहीं हुआ, पर ये पर्सनल लेटर की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि व्यक्तिगत रूप से लिखा जाने वाला शासकीय पत्र कौन सा होता है, तो वो होता है अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस पत्र का मूल उद्देश्य अधिकारी को व्यक्तिगत सम्मति, जानकारी या सूचना पाना एवं सूचना के आदान प्रदान के लिए अनौपचारिक रूप से किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं कि पत्र प्राप्तकर्ता का ध्यान किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करने के लिए, तभी आप उसको व्यक्तिगत रूप से लिख रहे हैं। ठीक है, जब किसी कार्य के संपन्न होने में विलंब हो रहा हो, ठीक है, तब आप उनको क्या करेंगे, व्यक्तिगत रूप से लेटर लिखेंगे। जब अनुस्मारक भेजने के बाद भी पत्र पाने वाले अधिकारी से सही उत्तर समय पर नहीं मिला हो। अब अनुस्मारक भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, यानी अनुस्मारक उसे कहते हैं जब आपको किसी को रिमाइंडर करवाना है, तो यानी कि याद दिलानी है उस, तब ये पत्र लिखे जाते हैं। तो जब अनुस्मारक भेजने के बाद भी जब आपको उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तब भी आप इसको जो है व्यक्तिगत रूप से किसी अधिकारी को लिख सकते हैं। ठीक है, जब प्राप्तकर्ता या उसके कार्यालय का अभिपत्र, विभाग या अनुदेश एवं निर्णय आदि शीघ्र प्राप्त करने के लिए जो है अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। अब देखिए ध्यान देने वाली और भी बातें हैं। अर्ध शासकीय पत्र का स्वरूप जो है व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है, ये मैंने आपको बता दिया, और इससे क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, यह पत्र एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। अब देखिए आप व्यक्तिगत रूप से लिख रहे हैं तो आप इसमें उत्तम पुरुष शैली का यूज करेंगे। ठीक है, इस पत्र की भाषा जो है आत्मीय और मैत्री भाव यानी कि मित्रतापूर्ण से युक्त होती है, क्योंकि आप
क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से इसको लिख रहे हैं। ठीक है, इस पत्र को औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। अगर एक ही डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट में जो भी अधिकारी हैं तो आप इसमें मित्रता पूर्वक बात लिख सकते हैं। ठीक है, इस पत्र में प्रेषक अधिकारी केवल अपने हस्ताक्षर करता है, क्योंकि उसको अपना पद नहीं बताना है। पद तो पता है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भेजा जा रहा है। ठीक है, तो पद बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें केवल हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, पत्र के अंत में स्वनिर्देश के रूप में आपका विश्वसीय यानी कि यूर फेथफुली लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का पर्सनल लेटर हो जाएगा। ठीक है, और संबोधन के लिए आप प्रिया का यूज़ इसमें कर सकते हैं। इसमें महोदय लिखने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आप एक अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, पर आप एक किस तरह से लिख रहे हैं, व्यक्तिगत तरीके से लिख रहे हैं, तो आप उसको प्रिया करके संबोधन कर सकते हैं। और लास्ट में अंत में आपका विश्वसीय, आपका महोदय, इन शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र की। अब बात करते हैं अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं इसे। तो अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उसके हस्तांतरण की सूचना को राजपत्र गजट में प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अधिसूचना जो है वो कहाँ पर प्रकाशित की जाएंगी, वो भारतीय गजटों में प्रकाशित जो पत्र होते हैं ये प्रकाशित कहाँ पर होते हैं, जो गजट होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको देखिए अधिसूचना को विज्ञप्ति भी कहा जाता है। पहली बात आपको इसको नोट करना है कि अधिसूचना जो नोटिफिकेशन होती है उसको क्या कहा जाता है, विज्ञप्ति भी कहा जाता है। अब जो भी अधिसूचना जारी की जाती है, ठीक है, जो भी गजट में, भारतीय गजट में ये सूचना जारी की जाएगी, या तो इसको राष्ट्रपति द्वारा जारी किया माना जाता है या राज्यपाल द्वारा जारी किया माना जाता है। ठीक है, अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ठीक है, अब अन्य पुरुष शैली ही इसमें यूज होगी क्योंकि ये एक तरह का व्यक्तिगत पत्र नहीं है। ठीक है, ये औपचारिक ही पत्र है। सामान्यतः यह सरकारी गजट में प्रकाशित होता है। तो कौन सा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा पत्र जो है वो सरकारी गजट में प्रकाशित होता है, यानी कि कौन सा जो पत्र है, कौन सी सूचना जो है वो सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए अधिसूचना। इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, किंतु प्रेषक के हस्ताक्षर एवं उसके पद का उल्लेख होता है। ठीक है, अधिसूचना में पत्रांक, पत्र संख्या, मंत्रालय या विभाग के नाम का भी उल्लेख किया जाता है। अब ये उसी तरह से आपको उल्लेख करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पत्र संख्या कहाँ पर होगी, ठीक है, विभाग का नाम कहाँ पर होगा, प्रेषक का नाम कहाँ पर होगा। अधिसूचना में संबोधन शब्दों का प्रयोग जो है नहीं किया जाता क्योंकि ये औपचारिक पत्र हैं। अब देखिए परिपत्र। परिपत्र से सबसे पहला आपको क्वेश्चन जो एक आ चुका है कि सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसका रूप क्या होता है। तो सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं परिपत्र। ठीक है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं, यानी कि सर्कुलर। आप इंग्लिश से इसका मतलब भी निकाल सकते हैं। सर्कुलर मतलब सर्कुलेट कर देना, बहुत सारे लोगों को भेज देना। ठीक है, तो जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन, ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र, सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजा जाए, बहुत सारे प्रेषितों को भेजा जाए तो उसको क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। और इससे क्वेश्चन बना है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार परिपत्र को सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एवं ज्ञापन तीनों ही रूप में लिखा जाता है। ठीक है, सभी राज्य सरकार को भेजे जाने वाला जो सरकारी पत्र है वो भी परिपत्र ही कहलाता है। अब देखिए केंद्र सरकार से अगर सारे राज्य सरकार को एक साथ कोई पत्र भेजा जा रहा है, एक साथ भेजा जा रहा है, तो उसको भी क्या कहेंगे, वो भी किस श्रेणी में आ जाएगा, वो भी परिपत्र की श्रेणी में आ जाएगा क्योंकि वो सर्कुलर है, सर्कुलेट कर दिया उसे सारी जगह। ठीक है, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजे जाने वाला कार्यालय ज्ञापन भी क्या है, परिपत्र कहलाता है। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाए, यानी कि सभी कार्यालयों को भेज दिया जाए, तो वो भी किसकी श्रेणी में आएगा,
परिपत्र की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब देखिए कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश क्या होता है? ऑफिशियल ऑर्डर। कार्यालय आदेश वे पत्र होते हैं जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग, संबद्ध विभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं, यानी कि एक ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, तो कार्यालय आदेश से आप ये समझ सकते हैं कि कर्मचारियों को एक ऑर्डर देना है। ठीक है, चाहे वो नियुक्ति का हो या छुट्टियों की स्वीकृति का हो, पद में प्रमोशन हो रहा हो। ठीक है, इस तरह की सूचनाएं किससे दी जाती हैं? कार्यालय आदेश से दी जाती हैं। कार्यालय आदेश की रचना सरल होती है। कार्यालय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर प्रेषित होता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर कौन देगा? ऑर्डर बड़ा ही देता है छोटे को, है ना। छोटा तो बड़ा, छोटे जो कर्मचारी होंगे वो बड़े कर्मचारी को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, तो कार्यालय आदेश जो है वो सदैव किस में होगा? वरिष्ठ जो है कनिष्ठ को प्रेषित करेगा। यह पत्र एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, क्योंकि जो बड़ा है वो छोटे को एक उत्तम पुरुष शैली में इसको लिख सकता है। इन पत्रों में संबोधन एवं स्वनिर्देश के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये भी क्या है? कार्यालय ऑर्डर है। ठीक है, ऑफिशियल ऑर्डर है। पत्र में अधिकारी का हस्ताक्षर नीचे दाहिनी और पद सहित उल्लेखित रहता है, तो हस्ताक्षर हमेशा दाहिनी ओर होंगे। ठीक है, पत्र में ही बाएं और नीचे की तरफ पत्र पाने वाले विभाग, कार्यालय अथवा व्यक्तियों के नाम का उल्लेख होता है। ठीक है, तो बाएं और आपको क्या करना है? इनका उल्लेख कर देना है। तो ये बात हो गई कार्यालय ऑर्डर की, कार्यालय आदेश की। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट। प्रेस नोट क्या होता है? प्रेस नोट अथवा प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट का प्रकाशन सरकार द्वारा तब किया जाता है जब किसी सरकारी आदेश, निर्णय का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर करना होता है। ठीक है, यानी कि आपको प्रेस से समझ रहे होंगे, आपको जो भी प्रेस के माध्यम से जो भी सूचनाएं जारी की जाती हैं, यानी कि एक बहुत बड़े स्तर तक इसको पहुंचाना होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जारी किया जाता है प्रेस नोट। ठीक है, अब देखिए इन पत्रों का उद्देश्य जनता को सरकारी निर्णय से अवगत कराना होता है। ठीक है, अब देखिए, अब पूरी जनता को अगर ये चीज़ें अवगत कराई जाए तो ये कहाँ पर जारी होगा? या इसको किसी अखबार में डाल देंगे, या किसी भी जो भी आपका कोई भी जो जनता के साथ जो है इस पत्र को जो भी पढ़ा जाना चाहिए, जिस भी गज़ट में ये आएगा, यानी कि वैसे जो है ये न्यूज़पेपर में डाल दिया जाता है प्रेस नोट वगैरह। ठीक है, तो प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट में एक सूक्ष्म अंतर होता है। देखिए, वैसे तो प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट जो है सामान्यतः एक ही जैसे होते हैं, पर इसमें एक छोटा सा एक लिटिल डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि प्रेस विज्ञप्ति अधिक औपचारिक और अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, अर्थात प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्रों में बिना किसी संशोधन के यथावत होता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी ये बात बता दी है कि अगर प्रेस नोट सरकार द्वारा जारी किया जाना चाहिए, पूरी जनता को एक व्यापक स्तर पर बताना है, तो वो कहाँ इसको जारी करेंगे? वो न्यूज़पेपर में करेंगे या ऐसे गज़ट में करेंगे जहाँ पर जो है वो जनता तक पहुँच जाए। ठीक है, पर प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट में एक अंतर होता है कि प्रेस जो विज्ञप्ति होती है उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाता। अगर वो किसी न्यूज़पेपर में छप रहा है, वो किसी अखबार में छप रहा है, तो उसको बिल्कुल एज इट इज़ छापना पड़ेगा। उसमें एक शब्द का, एक वर्ड का भी आप उसमें जो है डिफरेंस नहीं कर सकते, आप एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकते उसमें, और कुछ भी उसमें एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा आपको मिला है वैसे ही उसको छाप देना है। परंतु जब प्रेस नोट की बात आए तो समाचार पत्रों के संपादक जो है अपनी इच्छा अनुसार उस पर संपादित कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसे संक्षिप्त अथवा परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट में आरंभ में ही प्रकाशन की नियत तिथि एवं समय दिया रहता है। समय से पहले इसका प्रकाशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी तिथि प्रकाशन की है उसी तिथि में ये प्रकाशित होगा। प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट लिखकर संबंधित विषय का एक शीर्षक दे दिया जाता है। इसमें संबंधित संबोधन एवं स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि संबोधन और स्वनिर्देश का जो
प्रयोग होता है वो सिर्फ अर्ध सरकारी पत्र में होता है, क्योंकि वो एक तरीके से व्यक्तिगत लेटर होते हैं, वो व्यक्तिगत पत्र होते हैं। ठीक है, अंत में विज्ञप्ति को मुख्य सूचना अधिकारी के पास भेज दिया जाता है और साथ ही मुख्य सूचना अधिकारी को यह आदेश रहता है कि वह इस विज्ञप्ति को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाए। ठीक है, इस प्रकार प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट मुख्य सूचना अधिकारी के कार्यालय से ही सार्वजनिक किए जाते हैं। तो आपको प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट भी पता चल गई होगी कि क्या होती हैं। इनको एक समाचार पत्र या न्यूज़पेपर वगैरह में जो है प्रेषित किया जाता है। ठीक है, इसमें डाला जाता है ताकि ये जनता तक, पूरी जनता तक पहुंच सके। और प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट में इतना सा अंतर है, इतना सा लिटिल डिफरेंस है कि प्रेस विज्ञप्ति को जो है चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी संशोधन नहीं होना चाहिए। और प्रेस नोट में जो है अखबार के संपादक थोड़ा बहुत उसमें अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है अनुस्मारक। अनुस्मारक को स्मरण पत्र भी कहते हैं, यानी कि याद दिलाना वाला पत्र, रिमाइंडर इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, अनुस्मारक पत्र को स्मरण पत्र या ध्यान आकर्षण पत्र भी कहा जाता है, यानी कि ध्यान जो है उसका आकर्षित हो जिसको पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, जब किसी मंत्रालय अथवा विभाग से पूर्व में भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक प्राप्त नहीं होता, तब उस पत्र की याद दिलाते हुए जो पत्र भेजा जाता है उसे ही क्या कहते हैं, अनुस्मारक पत्र कहते हैं। इस पत्र का प्रारूप पूर्व में भेजे गए पत्र जैसा ही रखा जाता है। ठीक है, एक अनुस्मारक के बाद और भी कई अनुस्मारक पत्र भेजे जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक अनुस्मारक एक रिमाइंडर दे दिया तो उसके बाद और रिमाइंडर किसी को नहीं दे सकते हैं, और भी दे सकते हैं। अगर वो दोबारा आपको उत्तर नहीं आ रहा, दोबारा किसी को उत्तर नहीं मिल रहा, तो और भी जो है अनुस्मारक पत्र भेजे जाते हैं। ठीक है, और जो अनुस्मारक पत्र होता है उसका आकार जो है सामान्य पत्रों की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि उसमें उनको क्या करना है, उनको याद दिलानी है, रिमाइंडर करवाना है कि आपने जो भी है उत्तर नहीं दिया, जो भी आपको मतलब जो भी कार्यालय में ये होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके सरकारी पत्र के अंतर। जितने भी जो हैं पत्र पूछे जाते हैं, जैसे कि कार्यालय ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश, प्रेस विज्ञप्ति, अनुस्मारक, ये सब मैंने आपको बता दिए जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनमें आप कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाईं तरफ लिखना है, दाईं तरफ लिखना है, पत्र संख्या कहाँ होगी, हस्ताक्षर कहाँ होंगे, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें अब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक प्रारूप आपको दिखाया कि किस तरह से ये पत्र लिखा होना चाहिए। अब देखिए प्रारूपण एक इसमें एक आपका टॉपिक है प्रारूपण। अब प्रारूपण क्या होता है, प्रारूप यानी कि किसी पत्र या किसी भी चीज़ का एक कच्चा मसौदा तैयार करना। ठीक है, अब देखिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि संविधान जब बन रहा था तो उसका पहले प्रारूप तैयार किया, यानी कि ड्राफ्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्ट इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो किसी भी चीज़ का अगर आपको अच्छे से तैयार करना है तो आप उसका पहले क्या करेंगे, प्रारूप तैयार करेंगे। ठीक है, ड्राफ्ट तैयार करेंगे। उसके बाद जब वो बड़े जो भी अधिकारी हैं उनको दिखाया जाता है और वो उसको पूरा मतलब क्लियर कर देते हैं कि हाँ ये ठीक है, उसके बाद एक फिर जो है पूरी अंतिम तरह से एक पत्र लिखा जाता है जिसको उसके बाद टाइप करके भिजवा दिया जाता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रारूपण कार्यालय में जब किसी व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य कार्यालय, मंत्रालय को कोई पत्र लिखा जाता है तो उससे पहले उस पत्र का कच्चा रूप तैयार किया जाता है। तो कच्चा रूप जब तैयार होता है तो उसको ही प्रारूप या प्रारूपण कहते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है, बाकी प्रारूपण में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक तो पढ़ा ही होगा कि संविधान जब लिखा जा रहा था भारत का तो उससे पहले उसकी एक ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूपण समिति भी बैठी थी जिसने एक संविधान का जो है प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, तो पत्र का वह कच्चा रूप ही प्रारूपण कहलाता है। इस कच्चे प्रारूप को पहले अधिकारी को दिखाया जाता है और अधिकारी उसे स्वीकृत कर देता है, तो फिर इस संबंध में संस्था को वह पत्र अंतिम रूप से टंकित करके भिजवा दिया जाता है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं। तो ये जो
बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों के लिए, जो कि ये बुक में नहीं मिलता है। तो आज मैंने ये फाइनली इसको पूरा कर दिया है। इसके 2-3 दिन में मैं आपको MCQ भी करवाऊँगी। तो आप जितने भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। और तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए, इसके नोट्स बना लीजिए, और 2-3 दिन में जब मैं MCQ लेकर के आऊँगी तो फिर आप देखना कि आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं इनमें से, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।